मैंने 27वीं तरमीम को चैलेंज किया है बेसिक स्ट्रक्चर के ग्राउंड के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि अगर 27वीं तरमीम जो है वो गैर आईनी है तो ये जितने नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट हुए हैं जजेस के और जिन्होंने ओथ लिए हैं ये ना सिर्फ कोवरेंटो के तहत गैर आईनी है बल्कि इनके ऊपर तो फिर आर्टिकल 6 भी लग जाता है। एक प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफा कोई जज अपने आप को कैसे इम्पार्शियल कह सकता है, खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चूज किया हो या प्राइम मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस को चूज किया और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि सर आप इन लोगों को लिखा दें। मैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मानता नहीं हूं, मैंने उसको सो कॉल्ड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लिखा है। वो आईनी कोर्ट नहीं है, वो एक बजोरे ताकत जो है बंदूक की नोक के ऊपर आपने कोर्ट बना दी है और वो डिफेक्टो कोर्ट तो हो सकती है, वो डिजोर कोर्ट नहीं हो सकती। यूब खान के दौर में, यहिया खान के दौर में, जियाउल हक के दौर में, मुशर्रफ के दौर में जुडिशरी के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ किसी ने भी इतनी जुर्रत नहीं की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उठाकर एक सुप्रीम सेशन कोर्ट बना दी जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है बैरिस्टर अली ताहिर साहब और हम बात करेंगे कि इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। दरखास्त का मतन क्या है, क्या क्या मुतालबात किए गए हैं, अदालत से क्या क्या इस्तदा की गई है, वो आपके सामने रखेंगे और मजीद कुछ अदालतों से करने जा रहे हैं जो कि हालिया दिनों में तरमीम हुई उससे मुताल्लिक। ताहिर साहब आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद पहली दफा ऐसा होगा कि आपने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया कि अदालत में जो हालिया दिनों में आइन साजी हुई या एक तरमीम हुई और उस तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया और वो खबर पाकिस्तान के किसी मीडिया में फ्लैश नहीं हुई, किसी न्यूज चैनल ने ब्रेक ही नहीं की। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं पब्लिक तक भी बात पहुंचे और उसके बाद फिर लोगों को इरादा भी पता चले कि खामोश कोई नहीं बैठा और ये बात जो है दुनिया के सामने रखी जा रही है और कोशिश भी की जा रही है कि जो कुछ हुआ है वो कानून के मुताबिक हुआ है या नहीं हुआ। तो बैरिस्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। सूरत हाल है क्या, आपने किस किस चीज को चैलेंज किया है? क्या वफाकी आईनी अदालतों के जजेस की जो तकरीर है उसको चैलेंज किया है, या जो 27वीं आईनी तरमीम है उसको भी साथ में चैलेंज किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप मीडिया चैनल्स की बात कर रहे थे, शायद साहब मैं आपको बता दूं कि इसको रजिस्ट्रार के पास प्रेजेंट करवाना भी एक मसला बना हुआ था, क्योंकि वो भी कंट्रोवर्सी जो है वो हल नहीं हो रही थी, कोई उसको लेने को तैयार नहीं था। और शायद उसकी वजह ये है कि मैंने 27वीं तरमीम को चैलेंज किया है बेसिक स्ट्रक्चर के ग्राउंड के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि अगर 27वीं तरमीम जो है वो गैर आईनी है तो ये जितने नोटिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट हुए हैं जजेस के और जिन्होंने ओथ लिए हैं ये ना सिर्फ कोवरेंटो के तहत गैर आईनी है बल्कि इनके ऊपर तो फिर आर्टिकल 6 भी लग जाता है। वो जितने भी जजेस हैं उनमें से कुछ के सामने हम अपेयर भी हुए हैं, इज्जत माब लोग हैं, शरीफ लोग हैं, ठीक है, और एवरीथिंग देयर, लेकिन बात प्रिंसिपल की है। और प्रिंसिपल की बात यह है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफा कोई जज अपने आप को कैसे इम्पार्शियल कह सकता है, खासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चूज किया हो या प्राइम मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस को चूज किया और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि सर आप इन लोगों को लिखा दें। तो वो कैसे, आप कैसे कह सकते हैं कि आप इम्पार्शियल जजेस होंगे? और आप उनमें देखें कि एक तो जज बिल्कुल ही जूनियर थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनको उठा के ले गए। एक फिर हमारे के आगा साहब थे, वो यहाँ 9वें नंबर के जज थे, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए। फिर उन्होंने जो कुछ किया सारा कुछ वो पूरी दुनिया के सामने, कराची का हर वकील और हर कोर्ट रिपोर्टर जानता है, उसके ऊपर तो कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। जो फस्तायत उन्होंने शुरू की हुई थी और जिस तरह डीबी वो चली के आगा वाली, वो सबको पता है। और उसके बाद वो इतने ज्यादा जहीन थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट ही उठाकर और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर वो ले गए। तो मैंने ये सारी चीजें की हैं। इसी तरह सैयद हसन अजहर रिजवी साहब 9वें नंबर पे थे सीनियोरिटी में, ये जो आमिर फारूक साहब थे ये बिल्कुल ही 23वें नंबर पे थे, एक जो दूसरे जज साहब थे वो 24वें नंबर पे थे। तो आप मुझे बताएं ना कि ये कैसे, किस विजडम के तहत ये फैसले हो रहे हैं? और ये प्राइम मिनिस्टर ने इनको अपॉइंट कर दिया जी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई। तो मैं तो कहता हूं कि भाई ये, मैं इसको कोर्ट मानता ही नहीं, और मैंने अपनी पिटीशन में लिखा है कि मैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मानता नहीं हूं। मैंने उसको सो कॉल्ड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लिखा है। वो आईनी कोर्ट नहीं है, वो एक बजोरे ताकत जो है और सिर्फ बंदूक की नोक के ऊपर आपने कोर्ट बना दी है, और वो डिफेक्टो कोर्ट तो हो सकती है, वो डिजोर कोर्ट नहीं हो सकती। लिहाजा हालांकि मैंने ये कहा है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई तो इस पिटीशन के कॉन्टेम्पलेशन में नहीं है, लेकिन इन तमाम जो जजेस हैं इनके खिलाफ को वारंटो इशू की जाए। और को वारंटो का आपको पता है असूल है कि जिसके खिलाफ होती है उसको पार्टी बनाना जरूरी है। तो मैंने इन तमाम जज साहिबान को पार्टी भी बनाया है
उसके बाद मैंने थोड़ी सी तारीख भी लिखी और मैंने ये भी बताया कि यूब खान के दौर में, यहिया खान के दौर में, जियाउल हक के दौर में, मुशर्रफ के दौर में जुडिशरी के साथ क्या क्या हुआ। लेकिन जो कुछ भी हुआ, किसी ने भी इतनी जुर्रत नहीं की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उठाकर एक सुप्रीम सेशन कोर्ट बना दी जाए। ये तो आप देखिए ना कि एक एपलेट कोर्ट बन के रह गई है, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ही नहीं रही। इसी तरह हाई कोर्ट को आपने कह दिया 202A में अमेंडमेंट करके कि 199 की पिटीशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सुनेंगे। और उसके बाद बड़ी जल्दी थी अवैस कादिर शाह साहब को, जो स्पीकर हैं, वो गवर्नर बनते हैं, उनको इतनी जल्दी थी, इतनी इमरजेंसी थी कि उन्होंने साथ ही एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया कि जो मना करेगा उसको भी हम रिटायर, विच इज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। उसके ऊपर कल हम तो खैर इंशाल्लाह शायद साहब फाइट करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इस जुडिशरी के लिए जरूर फाइट करेंगे हम। इसके ऊपर भी कल इंशाल्लाह एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी मेन पिटीशन है उसके मतन की तरफ वापस आऊं तो मेरा कहना यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो किया गया है वो पार्लियामेंट के इख्तियार में नहीं था। आप 2/3 को तो छोड़ें, 75%, 99% या यूनानिमस पार्लियामेंट भी ये वाली अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती। और इसकी फिर जाहिर है पीछे बुनियादी वजूहात हैं। एक मैं थोड़ी सी जरा लंबी बात कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ आपको बता दूं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, ये प्रोफेसर कॉनरेड लेके आया था, और वो हिटलर की वजह से लेके आया था। हिटलर कोई डिक्टेटर नहीं था, इलेक्शन लड़के आया था, लेकिन आगे फिर उसने आइन अमेंड किया और उसने कहा कि अब आगे से मेरे पास आइन को अमेंड करने की पावर है। उसने आइन ही ये अमेंड कर दी और अमेंडमेंट क्लॉज अमेंड कर दी, और वो हो गया। और फिर वेमर पीरियड में जो कुछ हुआ जर्मनी के साथ, वो हम सब ने देखा कि कोई इंस्टीट्यूशन बचा ही नहीं और जर्मनी वेंट टू द रूइंस। तो जब उन्होंने नया आइन बनाया तो उन्होंने कहा जी बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको कोई नहीं छेड़ सकता। और वो फिर इंडिया में, हमारे यहाँ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार केस में, इंडिया में केशवानंदा भारती केस में, बांग्लादेश में अनवर हुसैन केस में, यूरोपीय ममालिक में हर जगह उस थ्योरी को माना गया। तो इसी थ्योरी को साइड करते हुए मैंने भी अगस्त 2024 में एक कॉलम लिखा था द न्यूज के लिए, और मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, क्योंकि उस वक्त कुछ चल रही थी अफवाहें के कोर्ट के साथ कुछ करेंगे, तो मैंने उस वक्त सिर्फ ये सवाल पूछा था कि क्या ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई जो सुप्रीम कोर्ट के बराबर की होगी, उस वक्त कोई इस बात को सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज ना सिर्फ वो बराबर की नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने एक कोर्ट जो है वो लाके बिठा दी है। तो ये तो क्लियर कट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैंने ये लिखा है कि जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट तो कुछ कर नहीं पा रही, वहां पर जो साहब बैठे हुए हैं वो तो ओथ टेकिंग में चले गए थे। हालांकि अब तो वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, जो मर्जी वो टाइटल अपना लगाएं, बट हैं तो एक एपलेट कोर्ट के सरबराही है ना, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह तो नहीं है। लेकिन वो खैर वो चले गए थे, तो वहां से तो कोई उम्मीद नहीं है। मेरी पिटीशन अभी तक फिक्स नहीं हुई। आपको मैंने बताया, जो मैंने प्री 27th अमेंडमेंट पास होने से पहले की थी, मैंने रजिस्ट्रार साहब को कहा, मैंने कहा उस पर ऑब्जेक्शंस तो लगाए, कम से कम मैं जवाब दूं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी नहीं लगाने, और उसके ऊपर आज तक ऑब्जेक्शंस नहीं लगे। सुना अब ये है कि अब उसको भेज दिया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो अगर वो वहां पे लगी तो मैं तो अलल ऐलान आपको ये बता रहा हूँ, आपके व्यूअर्स को भी बता रहा हूँ कि मैं तो उन जजेस के सामने खड़ा होकर कहूंगा कि मैं आपको जज मानता ही नहीं हूँ। आप एक आईनी अदालत नहीं है, आप एक गैर आईनी अदालत है। आप ताकत के जोर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और मुझे आप पे कोई ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, जो पहले आपने एक तरमीम हो रही थी, होने वाली थी, तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, आपने उसकी बात की है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने वो आईनी बेंच को फेडरल जो उन्होंने कोर्ट अपने है पास उसको भेज मंगवा दिया। ली है। जी 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 ठीक है, बिल्कुल। तो अब पहले उस वहां पर पर बैठे आपने रहे, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, बैठे रहे उसके ऊपर। वो ठीक कल है, बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रार ने अपनी सीट के ऊपर रख लिया, उस फाइल पे बैठ गया, और अब ठीक जो है। है उसको वहां पे भिजवा दिया है। हम सबको तो पता है जो कि वहां पे क्या होना है। बुनियादी बुनियादी तरमीम आपने चैलेंज की है, सिंध हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आपने मांगा है कि वो समाअत करे, कौन सा बेंच समाअत करेगा, कौन सुनेगा आपकी सिंध हाई कोर्ट में ये मैंने कहा दरखास्त? 5 सीनियर 3 जजेस इसको सुने बैठ के, 5 सीनियर 3 जजेस सुने, वरना कोई ऑब्जेक्टिविटी, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। और मैंने तो ये बात की है, ये आइन मेरे सामने पड़ा है कि अमेंडमेंट के बावजूद आर्टिकल 192 से लेकर हाई कोर्ट ही शुरू होता है, आर्टिकल 199 तक हाई कोर्ट ही है। इन्फोर्समेंट की पावर्स भी हाई कोर्ट के पास हैं। 202 के तहत जो सुपरिटेंडेंस है तमाम कोर्ट्स की, वो भी हाई कोर्ट के पास है। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर कंप्लीटली नहीं लिया गया। और इतने माठे लोग हैं शायद साहब, इतने माठे लोग हैं, हर दफा जल्दबाजी में करते हैं ना, गलती करते हैं हर दफा। इस दफा जो है वो क्लॉज 5 जो है 202A का, वो निकालने ही भूल गए हैं। उसमें लिखा हुआ है अब
all petitions under 199 1A and 2 are to be transferred to the constitutional benches. तो मैं कह रहा हूँ भाई, फिर लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट्समैन का इंटेंट तो ये हुआ कि बाकी जो पिटिशंस है वो रेगुलर बेंच सुनेगा। तो ये मैंने सारे ग्राउंड उसके अंदर लिए हैं। अब देखिए जी क्या होता है। मेरे ख्याल में तो 5 सीनियर जजेस हाई कोर्ट का इसको सुनेंगे और 199 की जुरिस्डिक्शन उनके पास है। चूंकि वो चैलेंज्ड एनैक्टमेंट है तो हमेशा जो देखिए जो क्रीचर है वो अपने क्रिएटर को चैलेंज नहीं कर सकता जी। ये तो हमारे इस्लाम का भी एक असूल है ना कि भाई हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है तो वो सबसे ताकतवर जात है पूरी कायनात में, कोई और मखलूक चैलेंज में खड़ी नहीं हो सकती, पुख्ता ईमान है हमारा। तो यही प्रिंसिपल कानून में भी है कि जहाँ पेरेंट स्टैचूट होता है और कोई डेलीगेटेड रेगुलेशन आ जाती है तो वो पेरेंट स्टैचूट के मुताबिक होनी चाहिए, नहीं होती तो उसको सेट असाइड कर दिया जाता है। इसी तरह जब आपने कहा कि जी ये हाई कोर्ट्स आर क्रिएशन ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप कह रहे हैं 27th अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हैं, तो ये आप रिवर्स में ना चलाएं कि जो क्रिएशन है वो क्रिएटर को बैठ के देखेगी कि यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं ये देखेंगे कि हाँ रेगुलर बेंचेस ठीक हैं या नहीं। उल्टा होना है, जो पहले बैठे हुए हैं वो देखेंगे कि जो तरमीम हुई है वो ठीक है या नहीं। तो ये मेरे सारे ग्राउंड हैं। इसमें मैंने जाहिर है कि कुछ सिर्फ पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से अदालती फैसले निकाले हैं। बनाई तो मेहनत करके प्रोफेशनली टू द टॉप स्टैंडर्ड अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की है। कोई दुनिया में हवाला नहीं छोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मुताबिक किसी केस का, मैडजिम बमुट्टो से लेकर और पाकिस्तान तक 200 केस तक। बाकी अब जाहिर है उसने चलना है या नहीं चलना है ये एक पॉलिसी मैटर है, ये तो आपको पता ही है। जैसे फेडरल जो है कोर्ट्स बनी है उसके साथ साथ सिंध में पहले भी जिस तरह पीआईबी बेंचेस बनाए गए, अब जो है वो ऑर्डिनेंस भी लेके आ गई है सूबाई हुकूमत। तो वफाक में और सूबे में इतनी जल्दी क्या है? अभी तक चूंकि ये असूल ये तय हुआ था कि दूसरे सूबों में भी आईनी अदालतें बनाई जाएगी, वहां पर तो कोई ऑर्डिनेंस क्या कोर्ट्स ही नहीं बनाई गई। तो इन दोनों को फेडरल और सिंध को जल्दी किस बात की है? दूसरा सूबाई गवर्नमेंट एक मतलब वो दावा भी करती है कि दुनिया के उन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल हो गए जिन ममालिक में आईनी अदालतें पहले से काम कर रही हैं। तो दूसरे ममालिक में अगर आईनी अदालतें काम कर रही हैं और पाकिस्तान में नहीं थी, बन गई, तो क्या कबात है? देखिए जी, एक 3 चीजें हैं। एक तो नंबर 1 मैं इस आर्ग्यूमेंट को मानता ही नहीं हूँ कि वहां पर हैं और यहाँ पर नहीं है। वहां पर तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जो गे और लेस्बियन मैरिज है उसको भी लीगल करार दिया हुआ है, तो फिर कल को हम यहाँ पे भी इसको यहाँ पे पाकिस्तान में भी लीगल करार कर दें, नहीं कर सकते। उनका एक अपना आईनी सेट है, हमारा एक अपना आईनी सेट है। वो सिविल लॉ सिस्टम के मुताबिक चलते हैं, हम जो है वो कॉमन लॉ सिस्टम के मुताबिक चलते हैं। अच्छा, वहां पे तो ये भी है कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो फैसले हैं वो पाबंद होंगे, तो क्या कल को हम भी मान लेंगे कि यहाँ पे एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको हम भी मानना शुरू कर देंगे? हम नहीं मान सकते, हमारी एक अपनी सॉवरेनिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम ही डिफरेंट है। और फिर शायद साहब जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं भी सही, वहां से भी अगर कंपैरिजन कर लें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस तरह है जिस तरह यहाँ हाई कोर्ट्स हैं, क्योंकि वो ममालिक ही 4-4 5-5 करोड़ के हैं। तो सिंध की अपनी आबादी 5 करोड़ की है, यहाँ का एक हाई कोर्ट है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस तरह है कि वो जाते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, सब्सिक्वेंटली उसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में जाती है। आधे तो वो इस तरह बने हुए हैं, बाकी जो वो आधे बने हुए हैं वो इस तरह है कि फिर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो शुरू में जो आइन बना उसी के अंदर थी और उसको एक और भी जिम्मेदारी दी गई थी। वो ये दी गई थी कि कोई भी आईनी तरमीम जब भी होगी तो पहले वो फुल कोर्ट बैठ के रिव्यू करता है, इजाजत देता है तो आईनी तरमीम होती है। यहाँ पे तो आप कहते हैं कि जी जजेस को कोई इख्तियार नहीं है आईनी तरमीम करने का, और ये एक फॉर्म 47 की पार्लियामेंट का सिर्फ इख्तियार है। तो ये देखें, किसी को पागल बनाने के लिए तो आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बारे में पढ़ा हो वो 1 मिनट में आपको बता देगा कि ये एग्जाम्पल ही या ये कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि वो सिस्टम ही बड़े डिफरेंट है। वो इस तरह से है कि वहां पे क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट अलग है, सिविल सुप्रीम कोर्ट अलग है, वो एक अलग सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, डिविजन्स बने हुए हैं। आपके यहाँ एक अलग सिस्टम है, आपके कॉमन लॉ मुल्क हैं, आपने जहां से इनहेरिट किया है वो बड़ा जबरदस्त एक अपना सिस्टम चला रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आप क्यों नहीं चला पा रहे? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जजेस जो हैं वो हमेशा हर दफा डिक्टेटर का साथ देते हैं, और इस दफा अगर सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई तो कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मिल गए
और उन्होंने कहा कि अगर हमें चीफ जस्टिस बना दो और हमें हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दो या चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दो, तो हमसे आप जो मर्जी सर्विस ले लें। मैं तो कोई सख्त लफ्ज भी कहना चाहता हूँ, इस वजह से ख्याल कर रहा हूँ कि आपका चैनल है। अगर वैसे खुद बैठा होता तो वो एक बड़ा सख्त लफ्ज भी मैं कहता कि किस किस तरह की ये सर्विसेज प्रोवाइड करने को तैयार है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, आप चूंकि कानूनी तौर पर आप कह रहे हैं कि आपने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर की, हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर की, ताकि जो मामला कम से कम उसमें आर्गुमेंट तो हो, आपकी दरखास्त डिसमिस हो जाए, कम से कम अदालत के सामने तो आए। लेकिन दूसरी बात ये है कि लोग तवक्को कर रहे थे कि बाकी अगर इतने बड़े पैमाने पर कानून में तब्दीली हो रही है तो फिर वुकला बड़े मुतहरिक होंगे, बहुत आगे निकलेंगे। और जिस तरह 2007 में आप यकीनन स्टूडेंट होंगे, हम भी ये जर्नलिज्म सीख रहे थे, तो बड़े बड़े नाम थे जो आगे थे और वुकला तहरीक इस तरह एक्टिव हुई कि उस वक्त इनको सब चीजें वो फैसले वापस लेने पड़े। तो यहाँ हम सिंध से लेके पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वुकला जितने भी थे नामी गिरामी उस वक्त के या आज के, वो सारे तकसीम नजर आते हैं। तो वुकला तहरीक तो ऐसा लगता है कि जन्म ले ही नहीं सकती। नहीं, जन्म लेगी, क्योंकि जो यंग वकील है उसको मैं तो देख रहा हूँ। कल भी मैं हैदराबाद गया हुआ था और वहाँ हैदराबाद हाईकोर्ट बार में यंग वकला से मैंने खिताब किया, तो मैंने देखा कि उनके क्या व्यूज़ हैं और वो किस तरह जोश में हैं, जज्बात में हैं। सखर में आपने देखा, कराची में देखा, अभी 22 नवंबर को फिर सिंध हाई कोर्ट बार में कन्वेंशन हो रहा है, फिर मीरपुर खास में कन्वेंशन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि तहरीक जो है वो जोर पकड़ रही है और ये जोर पकड़ेगी। आप इस वक्त तो खैर किसी हद तक एक बैन ही आपने लगाया हुआ है कि कवरेज वकीलों को ज्यादा नहीं देनी, एक लिमिटेड कवरेज देनी है, या शायद बैन ये है कि 27वीं तरमीम के ऊपर जो आपके खिलाफ आए चीजें उसको शायद आपने कम कवरेज देनी है। प्रॉबेबली शायद ये वजह होगी, वरना अदरवाइज यंग वकीलों में तो बड़ा गमो गुस्सा है। मैं तो शायद साहब ये देख रहा हूँ कि ये तहरीक जो है ये जोर पकड़ लेगी। तो मतलब आने वाले दिनों में टफ टाइम दिया जा सकता है और सड़कों पे भी निकल सकते हैं, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, बड़ी एहतजाजी तहरीक वुकला की जानब से शुरू हो सकती है। जी 100%, क्योंकि ये सिंध भर के वकला अगर मिल गए तो इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आपने सिंध बार काउंसिल में ऑलरेडी देख लिया जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, अभी हाई कोर्ट बार का इलेक्शन आ रहा है, वो भी हमें पता लग जाएगा, फिर केबीए का इलेक्शन आ रहा है, वो भी हमें पता लग जाएगा। ये तहरीक जोर पकड़ेगी पकड़ेगी। देखें, जो 2007 वाली तहरीक की भी आप बात करते हैं, मेमोरीज हमारी फेडेड नहीं होनी चाहिए। हम ने तो वो टाइम देखा है अपनी जिंदगी के अंदर, बाकी तो पढ़ा है या जाहिर है बुजुर्गों से सुना है, ये टाइम तो हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि डोगर कोर्ट तो बैठ गई थी, डोगर कोर्ट फैसले भी करती थी, वकीलों को रिलीफ भी भरे देती थी। जो वकील जाता था वो स्टे लेके निकलता था, ताकि जजेस चाहते थे कि हमारी कोई पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। और ये आप देखें कि फरवरी 2007 में जो मामला शुरू हुआ वो तकरीबन जून 2008 तक चला गया सोल्व होते होते, यानी कि 1.5 साल से ऊपर लगा आपको तहरीक को प्रॉपरली उसको कल्मिनेट करने में। उसके बीच में एक नई सिविल हुकूमत भी आ गई, फिर उससे भी लड़ाई हुई। तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा जाहिर है ये जो एक नेचुरल उसका टाइम है ये तो लगना है। 26वीं तरमीम तक बात जरा ठीक थी, चूंकि जो भी है हम सब आदी हो गए थे कि चलो जजेस तो वही है ना, और अच्छे जजेस भी इन्होंने डाले थे। मिसाल के तौर पर जो सिंध हाई कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए उसमें यूसुफ अली सईद से आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर क्वालिटी जज इन द सिंध हाई कोर्ट। अदनान इकबाल चौधरी से बेटर क्वालिटी के जज आपको शायद मुश्किल मिले। अदनान उल करीम मेमन भी अगर उस डीबी में ना बैठे हों के आगा वाली, तो माशाल्लाह बेहतरीन फैसले लिखते हैं, तेज फैसले लिखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फोर्स भी कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं तो ये समझता हूँ कि किसी हद तक वकीलों को उम्मीद थी, लेकिन 27वीं आने के बाद ये यकीन हो गया है कि अब सिस्टम में जो है वो कुछ नहीं बचा और आने वाले वक्तों में आप किसी चीज़ को चैलेंज कर ही नहीं सकेंगे। ये हो ही नहीं सकेगा कि आप किसी चीज़ को चैलेंज कर सकें। तो उससे बेहतर ये है कि आप अपना अदारा जो है उसको बचा लें। बिल्कुल, सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर है, बाकी लोगों को तवक्को भी है और अक्सर जो है रोड पे भी सवाल करते हैं लोग कि आखिरकार ऐसी क्या गैर कानूनी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से वुकला भी परेशान हैं और कुछ सहाफ़ी भी कहीं न कहीं इज़हार करते हैं। तो लेकिन हकीकत यही है, जो अगर आपकी गुफ्तगू सुने तो कुछ नहीं बचा और ख़ासतौर पर अदालतों में मायूसी है। मैंने देखा कि जो लोग इंसाफ के लिए भागे-भागे जाते थे कि पुलिस ने तंग किया, किसी गवर्नमेंट के इदारे ने तंग किया, किसी को इनफरादी हैसियत में किसी ने कोई नुकसान पहुँचाया, तो इंसाफ के लिए सबसे पहला उनका टारगेट होता था कि वो अदालत जाए।
अब अदालतों में इंसाफ लेने के लिए लोग नहीं जा रहे, बल्कि शोक का एक समा है और बड़ा माहौल बड़ा अजीब और गरीब सा हुआ था कि लोग अदालतों में नहीं जा रहे, उनको पता कि इंसाफ ही नहीं मिल रहा, और इंसाफ लेने के लिए जाएंगे सरकारी इदारों के खिलाफ, और अदालतें सरकारी इदारों के खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं जारी कर रही, तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा। तो सर आपका बेहद शुक्रिया, उम्मीद है कि मामला बेहतर होंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बेहद शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।